आपके सामने टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मैंने बताया, बहुत आसान भाषा में बात करूं बेटा, प्रिंसिपल मतलब एक राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं बेटा गैप। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? जैसा कि बेटा नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। एक बार में सेटल हो जाओ बेटा, जो जो बच्चा वीडियो ऑन ऑफ कर रहा है एक बार सब लोग सेटल हो जाओ, और जो जो वीडियो ऑन कर रहा है सब लोग ऑन कर लो बेटा वीडियो, एक्सेप्ट जिसको नेटवर्क इशू है। रेनू और कौन है बेटा अपने साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, रेनू ही जुड़ी हुई है। रेनू आप भी आ जाइए बेटा। और चलिए बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब ऐसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वर्ल्ड वाइड जनरली एक्सेप्ट की गई, वर्ल्ड वाइड जनरली एक्सेप्ट की गई है अकाउंटिंग करने के लिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब जिसको जनरली एक्सेप्ट किया गया है पूरी दुनिया ने कि इनको यूज करना चाहिए जब जब अकाउंटिंग अच्छे से करनी है, या किसी को अकाउंटिंग का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पस के लिए वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी भी XYZ बिजनेस की, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह बिजनेस कर रहे हैं, उसको जब अकाउंटिंग करनी है उस बिजनेस की, उसके रिजल्ट्स को पता करने के लिए, या उसकी बैलेंस शीट्स को बनाने के लिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, समराइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, तो क्या यूज करना है? कुछ प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और कोई भी प्रिंसिपल नहीं, वो प्रिंसिपल जिसको जनरली एक्सेप्टेंस मिला है, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्टेंस दिया है। एवरी प्रिंसिपल इज नॉट अ प्रिंसिपल विच शुड बी अप्लाइड। बहुत सारी प्रिंसिपल होंगी बेटा, 14 सेंचुरी से अकाउंटिंग चल रही है। कभी अपन जब डिटेल में एग्जाम से फ्री होंगे तब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा, तो पूरी सिविलाइजेशन के टाइम से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो उसकी क्या हो रही है? मतलब जिसको पूरी दुनिया में क्या करा है, जनरली एक्सेप्ट किया गया है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आते हैं? रूल्स आते हैं सर। इसके अंदर क्या आते हैं बेटा? रूल्स आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, कन्वेंशन आते हैं, काफी सारी चीजें आती है। हमारा फोकस एरिया किस पे बेटा? हमारा फोकस एरिया अभी सबसे पहले रहेगा बेसिक अजम्पशंस, बेसिक प्रिंसिपल, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। देखो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकते, जो मोटा मोटा चीजें हैं पहले वो पढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब बेटा सब लोग वीडियोस ऑन कर लो यार। कौन बच्चे हैं? श्रद्धा, श्रद्धा इज देयर, रेनू, हाँ बेटा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बेटा गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब हमारा जो बिजनेस है, हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं हमारे बिजनेस की, हम ये मान रहे हैं बिजनेस कल बंद नहीं होगा बेटा, हमारा बिजनेस कल बंद नहीं करेंगे हम, हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। भाई तभी तो हम किसी खर्चे को एसेट और किसी को एक्सपेंस बोलते हैं। भाई तभी तो आप किसी खर्चे को एक्सपेंस और किसी को एसेट बोल रहे हो। यदि आपका बिजनेस कल बंद हो रहा होता तो हर खर्चा, हर पेमेंट क्या होता? खर्चा ही होता, एसेट कुछ होता ही नहीं। बिकॉज एसेट की वेरी डेफिनेशन क्या है? जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिले। भाई मेरा बिजनेस ही नहीं है 1 साल से ज्यादा, तो काय का एसेट? सभी चीज खर्चा है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज्वाइंट वेंचर में आपको एसेट्स लायबिलिटीज नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं होता। क्या फॉलो नहीं होता बेटा? गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता। जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होगा मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे नहीं। जब लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे तो एसेट्स लायबिलिटी जैसी कोई चीज होगी नहीं, राइट? तो एसेट लायबिलिटी जैसी चीज नहीं होगी। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? जब जब किसी भी बिजनेस की दुनिया में अकाउंटिंग की जाएगी तब ये माना जाएगा कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर। बिजनेस अनफोरसीएबल फ्यूचर मतलब बिजनेस हमारा बहुत समय तक चलता रहेगा, जिसको हम देख भी नहीं सकते। ना हमारा बिजनेस को बंद करने का, ना उसको ऑपरेशन को कम करने का कोई इंटेंशन है, ना रिक्वायरमेंट है। सर हमारी इच्छा तो है ही नहीं, किसी की भी इच्छा नहीं होती बिजनेस बंद करने की। ना कोई हमारे ऊपर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल नहीं है, माल नहीं बिक रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस आ गए एक्सपायर। तो भाई जब जब बिजनेस की अकाउंटिंग की जाएगी बेटा तो क्या ध्यान में रखा जाएगा कि जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा, ना हमें बंद करने की रिक्वायरमेंट है, ना हमारा इरादा है। ओके, तो एक सिंपल वर्ड लेके जाओ, गोइंग कंसर्न मतलब
हमारा कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस विल गो ऑन टिल परपेचुइटी या विल गो ऑन फॉर ए अनफोर्सिएबल फ्यूचर। एक लाइनर सिंगल वन लाइनर में बोलूं बेटा आपको गोइंग कंसर्न के लिए वन लाइनर बोलूं, पेंसिल क्यों छोड़ रही है, यदि मैं वन लाइनर बोलूं इसके लिए बेटा अपन को वन लाइनर बनाने पड़ेंगे। इसके क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार इतना डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे। वन लाइनर मतलब हमारा बिजनेस अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक लाइन इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, एक बार डिस्कस कर लिया, मोर देन एनफ है। ठीक है बेटा, तो गोइंग कंसर्न मतलब जब भी बिजनेस की अकाउंटिंग होगी ये माना जाएगा कि हमारा बिजनेस अनफोर्सिएबल, अनफोर्सिएबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, इतनी दूर तक हमारी नजरें नहीं पहुंच रही है, इतनी दूर तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन दिस प्रिंसिपल? राइट, सबको क्लियर है एवरीवन? बेटा आई वांट एन इंटरेक्शन नॉट अ लेक्चर, हां, बिकॉज़ आई एम टीचिंग फॉर यू गाइस। प्लीज कुणाल, अंकुश, रेनू, जो जुड़ाओ, उमंग। हाँ सर की बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बेटा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है आपको, सिंपल भाषा में बात करें, ऑल्दो यू नो गाइस कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन अलग, भाई बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जब अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तब ये ध्यान में रखना है, भाई अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, तभी तो बिजनेसमैन घर से जो पैसा ला रहा है उसको कैपिटल बोल रहे हैं, नहीं तो कैश ही नहीं होता वो। भाई घर से जो पैसा ला रहा है उसको कैपिटल बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भाई वो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है ना, नहीं तो कैश ही होता। घर पे कैश रखा, बिजनेस पे कैश रखा, एक ही बात। या बिजनेस से कैश घर ले जा रहे हो उसको ड्राइंग बोल रहे हैं। व्हाई दिस रिक्वायरमेंट टू हैव दिस टर्मिनोलॉजी, क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई बिजनेस अलग है और घर अलग। यदि मैं घर से बिजनेस में लेके जा रहा हूँ तो उसे कैश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यदि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता, बिजनेस और घर अलग अलग नहीं होता, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होता, तो आप बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होता तो कोई ड्राइंग कोई कैपिटल जैसे वर्ड्स होते ही नहीं लॉन्ग अकाउंटिंग, राइट। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन अकाउंटिंग करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है या अलग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? थर्ड अजम्पशन जो याद रखेंगे जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब हम वही ट्रांजैक्शन, बेसिकली एवरीबॉडी नोज दैट अकाउंटिंग क्या किसकी की जाती है, बिजनेस की अकाउंटिंग, या बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उनकी अकाउंटिंग। भाई बिजनेस में यदि मैंने बिजनेस आज शुरू करा, बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्या अकाउंटिंग कुछ कर पाऊंगा, वेदर देयर इज एनीथिंग टू अकाउंट फॉर। भाई मैं आके मैंने बिजनेस चालू करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने सोचा बिजनेस कर रहा हूँ, आई थॉट अबाउट डूइंग ए बिजनेस, वेदर दैट थॉट कैन बी अकाउंटेड फॉर, बट बिजनेस के लिए मैंने पैसा लगाया, दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर, बिकॉज वेरी एक्शन ऑफ पुटिंग अ मनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग अ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है बेटा, ट्रांजैक्शन। तो भाई अकाउंटिंग किसकी की जाएगी, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग की जाएगी। और कौन से ट्रांजैक्शन, सर ट्रांजैक्शन वर्ड को एक बार मैं फिर से बात करूं, ट्रांस एक्शन, बेटा एक्शन मतलब, एक सेकंड, ट्रांस एक्शन, एक्शन मतलब, और ट्रांस मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट, और एक्शन मतलब कोई एक्ट, मतलब कोई दो चीज किया, दो लोगों के बीच में कोई एक्ट, मतलब ट्रांजैक्शन, राइट। तो जब से ट्रांजैक्शन चालू होगा, और सर मैं और मेरा बिजनेस अलग है इसीलिए तो ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, इसको कैपिटल लगाने, यदि भाई फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन यू नीड टू पर्संस, दो लोग होने चाहिए, तो मैं और मेरा बिजनेस अलग है इसलिए तो भाई पुटिंग अ मनी इन अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग मनी इन अ बिजनेस कॉल्ड कैपिटल, राइट। तो अपन क्या बोल रहे हैं सर, मतलब वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगे जिनको मेजर कर सकते हैं काय में, मनी में। मतलब सर बहुत से ऐसी चीजें होती है जिन्हें मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते, और अकाउंटिंग क्यों की जाती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने, एसेट्स निकालने, लाइबिलिटीज पता करने, ये सब क्या मॉनेटरी वैल्यूज है। तो भाई जो आउटपुट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन चूज करके इनपुट पुट इन करेंगे, राइट। तो अपन ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड
which can be measured in money. Is it clear to everyone? Right? Yes. Is it clear to everyone? Now next accounting principle. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. बेटा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा. जस्ट इमेजिन, ध्यान से सुनना, ये जस्ट इमेजिन आप नर्सरी में स्कूल में एडमिशन लेते हो. कब लेते हो? नर्सरी में स्कूल में एडमिशन लेते हो बेटा. आप लोगों से स्कूल में एडमिशन लेते वक्त कहा दिया जाता है बेटा आप जब स्कूल छोड़ोगे तब आपके एग्जाम हो जाएंगे, बीच में कोई एग्जाम नहीं. जब स्कूल छोड़ोगे ना तब एग्जाम हो जाएंगे, आपके बीच में कोई एग्जाम पेपर नहीं हो रहा. कैसा लगा आपको मेरा विचार? मजा आया? हेलो आई एम आस्किंग समथिंग. अच्छा लगा सुन के? सर काश सीएम इंस्टीट्यूट दिए बोल दे, है ना, कोई एग्जाम नहीं लिए जाएंगे. कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं लगा? अंकुश को मजा नहीं आया. कुणाल कहाँ चलेगा बेटा? बेटा आई मीन टू से, यदि कोई ऐसा बोल दे कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जब बंद करेंगे तब देख लेंगे क्या खोया क्या ये पाया, भाई क्या क्या अर्न करा क्या नहीं करा, क्या प्रॉफिट है क्या नहीं, जब बंद करेंगे तब देख लेंगे. व्हाई यू नीड टू नो रेगुलरली? भाई जब स्कूल में ज्वाइन करता हूँ या कोई भी कोर्स ज्वाइन करता हूँ या स्कूल ज्वाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही बात करता हूँ स्कूल की, बिकॉज अभी आपने 12th पास किया है, तो आपका हर साल एग्जाम्स होते हैं कि आप क्या सीखे या जिस पर्पस के लिए आप स्कूल ज्वाइन किया वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उतना लर्न करा कि नहीं करा. इवन साल में भी आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं. व्हाई? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या लर्न करा या जिस पर्पस के लिए आपने स्कूल ज्वाइन करा वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा. द सेम बेसिक लॉजिक अप्लाइज हियर. जब मैं बिजनेस करता हूँ आई नीड टू नेचुरली नो कि भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, वेदर मैंने जिस पर्पस के लिए बिजनेस शुरू करा है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा. राइट? तो और दैट पर्टिकुलर पर्पस इज फुलफिल्ड बाय अकाउंटिंग पीरियोडिकली. और नॉट सर हमारा बिजनेस तो गोइंग कंसर्न को ध्यान में रखते हुए करते हैं, बिजनेस तो सर्वदा चलता रहेगा, तो जब बंद करेंगे तब कर लेंगे. भाई शुरू में लगाया 10 लाख, ये सिंगल एंट्री कंसेप्ट है बेटा. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सिंगल एंट्री कंसेप्ट है. मतलब शुरू में इतना लगाया था, बंद करते टाइम इतना, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट. बट हम डबल एंट्री कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. राइट? तो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या लगाया था क्या पाया, ये कंसेप्ट सही नहीं है बिकॉज इट सिंगल एंट्री कंसेप्ट. हम बात कर रहे हैं, हम रेगुलरली पता करेंगे कि हमारे बिजनेस से हमने क्या पाया क्या खोया. एक बात है आप लोग, जब मैं बैंक को, जब मुझे बैंक पैसा देता है तो बैंक क्या चीज में इंटरेस्टेड होता है? जब मुझे बैंक लोन दे रहा है तो बैंक किस में इंटरेस्टेड है? सर एक तो जो पैसा दिया है वो चुका पाएगा कि नहीं, एक तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दो चीज में इंटरेस्टेड है बेटा. आई एम टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, आगे रिलेट हो गए. बैंक ने हमें जब पैसा दिया तो बैंक दो चीज में इंटरेस्टेड है कि जो पैसा दिया है उससे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस जो पैसा दिया है उसका क्या अमाउंट गिवन एज ए लोन, वो वाला प्लस समथिंग एक्स्ट्रा. दोनों चीजों में इंटरेस्टेड है. जो पैसा दिया वो भी और उसको समथिंग एक्स्ट्रा, दोनों में इंटरेस्टेड है. मतलब ऐसे ही कोई आदमी जो बिजनेस को पैसा दे रहा है वो काय में इंटरेस्टेड होगा? भाई जो लगाया, अरे यार, उससे क्या कमाया प्लस जो लगाया उसका क्या हाल है. आई कैन से दो टू वर्ड्स, रिमेंबर दिस लाइन. जो लगाया उससे क्या कमाया प्लस जो लगाया उसका क्या हाल है. जो लगाया उससे क्या कमाया मतलब प्रॉफिट, और जो लगाया उसका क्या हाल है मतलब जो कैपिटल है वो एसेट के फॉर्म में है कि नहीं. ऐसा तो नहीं पता चला दो कुर्सी छोटू ले गया, एक कुर्सी पास वाले गार्ड के पास. Isn't it you need to know that, right? तो जो लगाया उससे क्या कमाया, जो लगाया उससे क्या कमाया, मतलब काय में इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट प्लस जो लगाया, हमने जो कैपिटल लगाई थी वो सिक्योर है कि नहीं. राइट? ये दो चीजों में इंटरेस्टेड है बेटा. कैन आई से दिस कि जो लगाया उससे क्या कमाया वो प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है, प्लस जो लगाया उसका क्या हाल है मतलब एसेट्स के फॉर्म में कैसे रखा. राइट? या ये बोल दो जो लगाया खुद से या किसी और से लेके उसका क्या हाल है. कैन आई से दैट? राइट? I can say this.
जो लगाया उसका क्या हाल है, प्लस जो लगाया खुद से या किसी से लेके उसका क्या हाल है। यदि मैं इसी को बोलूं, बचपन से सुनते आ रहे हो, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, सुनते आ रहे हो ना? अरे एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, एसपी मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, इजंट इट? अब अकाउंटिंग बनाने वालों ने क्या करा, इसी को क्या कर दिया, इधर एक्सपेंस लिख दिया, इधर इनकम लिख दी और इधर प्रॉफिट आ गया। तो ये क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? दिस हाउ थिंग्स आर इवॉल्व्ड, इसी तरह बन गया। प्लस ये इक्वेशन को यदि मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं, तो यहाँ एसेट्स आ गए, यहाँ कैपिटल आ गई और यहाँ क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई, क्या बन गया, बैलेंस शीट। राइट बच्चों, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? सर आप क्या पढ़ा रहे हो बीच में? बेटा मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बता, सर बीच में अकाउंटिंग प्रोसेस, हाँ बेटा रीजन है उसका। मैंने जो ट्रांजेक्शन है, प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट की प्रोसेसिंग करके क्या निकालना, आउटपुट, राइट? इनपुट को प्रोसेस करके क्या निकालना बेटा, आउटपुट निकालना। यहां पर इनपुट क्या है, ट्रांजेक्शन, कौन से, जिनको मनी में मेजर कर सकते, राइट? प्रोसेसिंग क्या होगी, सबसे पहले ट्रांजेक्शन के क्या बनेंगे सर, वाउचर, वाउचर से क्या बनेगा, जर्नल, जर्नल से काय में जाएंगे, लेजर, लेजर से काय में जाएंगे, टीबी, और इससे क्या मिलेगा, आउटपुट, दैट इज बैलेंस शीट एंड, इजंट इट बच्चों? ये बनेगा, सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस सर ये जो वाउचर है, ये जो जर्नल है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं बेटा क्लासिफाइंग, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई, इसको बोलते हैं समराइजिंग, राइट? इसको बोलते हैं समराइजिंग, राइट? और ये पार्ट क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों, राइट? Yes. तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर, हर पीरियड के ट्रांजैक्शन को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है और इस आउटपुट में कन्वर्ट हो, हर पीरियड के ट्रांजैक्शन को इस प्रोसेस से गुजरना है और इस आउटपुट में कन्वर्ट होना, इजंट इट? तो सर एक पीरियड के सारे ट्रांजैक्शंस को हम ये प्रोसेस करके ये आउटपुट जनरेट करके देंगे। सर ये हर साल करना है, हर पीरियड में करना है। अब जब सर पीरियड की बात आती है तो पीरियड generally is for a period of 12 months. Period is generally for a period of for a timing of 12 months. सर जनरली वर्ड यूज कर रहे हो 12 मंथ, और इंडिया में कौन सा ईयर फॉलो होता है, 12 मंथ मतलब ईयर, ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, नॉट ए कैलेंडर ईयर। The difference between financial calendar, calendar runs from Georgian calendar Jan to December, but financial April to March, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस अप्रैल टू मार्च रन करती है, इसीलिए उसके यहाँ जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो भी अप्रैल टू मार्च होते हैं। गवर्नमेंट का बजट अप्रैल टू मार्च के लिए आता है, राइट? फैब में जो आता है। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? तो अपन बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड जनरली पीरियड ऑफ 12 मंथ होता है, लेकिन सर जनरली वर्ड यूज कर रहे हो बार बार, स्पेशल केसेस में कंपनीज को हर 3 महीने में भी बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी पड़ती, 3 महीने में भी करनी पड़ती, क्वार्टरली भी करनी पड़ती है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है उनको 3 महीने में भी अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़े। जितना ज्यादा पैसा उतनी जल्दी जानकारी, कि गलती ना हो जाए। भाई कम पैसा आराम से पता कर लेंगे, Like Reliance. हाँ लाइक रिलायंस, लाइक टाटा, एन नंबर ऑफ कंपनीज आते हैं, राइट? एप्पल, एवरीवन, हाँ। तो इनको क्या प्रेजेंट करना पड़ता है 12 मंथ के पीरियड में। सर हमारे एग्जाम क्वार्टरली होते हैं, बेटा कंपनियों के भी एग्जाम क्वार्टरली होते हैं, है ना? हमारे एग्जाम हाफ ईयरली, कंपनियों को भी हाफ ईयरली भी देना है डेटा, बेटा ठीक है? तो देयर आर सेपरेट थिंग, वो हायर लेवल में अपन देखेंगे। बेटा अकाउंटिंग पीरियड का समझ में आया? अकाउंटिंग इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नो दिस लाइन इज रॉन्ग, अकाउंटिंग इज डन एट द एंड ऑफ अ पीरियड, दिस इज मोर बेटर ना। अकाउंटिंग is done after a period या at the end of a particular period, right? ये अकाउंटिंग पीरियड कहता है। अकाउंटिंग शुड बी डन आफ्टर एवरी पर्टिकुलर पीरियड, हर पीरियड के बाद अकाउंटिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में कर रहे हो जब बिजनेस कर रहे हो। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब पीरियोडिकली अकाउंटिंग करते रहना चाहिए, पीरियोडिकली अकाउंटिंग करते रहना
चाहिए। जनरली 12 मंथ। बेटा मैं ये 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, सॉरी पॉइंट दे रहा हूं। तो बेटा डोंट गो बाय लैंग्वेज, जस्ट आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाए कि कौन सा कंसेप्ट है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। तो डोंट जज एनीथिंग बाय लैंग्वेज कि सर क्या लिखवा रहे हैं, कितनी आसान भाषा है, हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं, राइट। और ऑब्जेक्टिव की हमें याद हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो मैंने क्या देखा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस बिजनेसमैन सेपरेट है, गोइंग कंसर्न बिजनेस अनफोर्सिबल फ्यूचर में चलता रहेगा, मनी मेजरमेंट ओनली दोस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी, अकाउंटिंग पीरियड पीरियोडिकली अकाउंटिंग करते रहना चाहिए, जनरली 12 महीने। ओके, 4 accounting assumptions are clear. These are assumptions, these are assumptions, these are assumptions. तो assumption में बोलता हूं BGMP। assumption क्या है? BGMP assumption क्या है? business entity, going concern, money measurement and periodicity। assumption क्या है? BGMP, है ना? हेलो बेटा, हो सकता है which of the following is not an assumption, which of the following is not an assumption, which of the following is not an assumption, क्वेश्चन आ जाए। हेलो सर आ सकता BGMP is assumption। Is it clear to everyone? आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक्रूअल का, सॉरी BGMP एक और है बेटा, MP से बैग खरीदा बेटा। बेटा MP से क्या खरीदा आपने? बैग खरीदा। बेटा बैग टांगने वाला कहां से खरीदा आपने? MP से, ठीक है। तो M मतलब मनी मेजरमेंट, P मतलब पीरियोडिसिटी, B मतलब बिजनेस एंटिटी, A मतलब एक्रूअल और G मतलब गोइंग कंसर्न। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अजम्पशन की जब बात होगी तो कहां से बैग खरीदा आपने बेटा? MP से। आगे बात करते हैं बच्चों, accrual concept. What do you mean by the word accrual? सर accrual word का मतलब होता है कि जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड periodicity you cannot understand the word accrual. periodicity को समझे बिना accrual समझ में नहीं आएगा। तो accrual concept बोलता है जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, चाहे पैसा आया हो चाहे नहीं आया हो, डजंट मैटर, राइट। जिस पीरियड का, सॉरी, जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आया हो गया हो, डजंट मैटर। आया हो गया हो, नहीं आया हो नहीं गया हो, डजंट मैटर। उस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड में रिकॉर्ड करो। सर ये एक्रूवल ही तो है जो हमें फोर्स करता है आउटस्टैंडिंग की एंट्री पास करने, प्रीपेड की एंट्री पास करने। यदि भाई बिजनेस में अकाउंटिंग करते वक्त एक्रूवल कंसेप्ट ना फॉलो हो तो काहे की आउटस्टैंडिंग, काहे की प्रीपेड, राइट। यदि एक्रूवल नहीं हो तो आउटस्टैंडिंग एंट्री नहीं हो। सर कितना अच्छा होगा ना सर, है ना, टेंशन ही नहीं, एंट्री दिक्कत नहीं, है ना। तो एक्रूवल की भी जरूरत नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं, प्रीपेड भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप क्या होगा, उस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा और आपको ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा नहीं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रू एंड फेयर व्यू। अकाउंटिंग में ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, आगे assumption भी आएगा, अपन देखेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल्स दिए जाते हैं, दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर, दैट शुड रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ कंपनी या फाइनेंशियल्स ऑफ एंटिटी या फाइनेंशियल्स ऑफ बिजनेस। ट्रू मतलब सब सही है भैया, है ना, जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। फेयर मतलब सर करेक्ट नहीं लिखा, सच बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, नहीं सच बोल रहे हैं उचित बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, नहीं, राइट। ट्रू एंड करेक्ट, सच बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बेटा हिंदी की मात्राओं की गलतियां माफ करना मुझे बेटा, उचित उचित व्हाटएवर, ठीक है, उचित बोल रहे हैं। तो फेयर मतलब व्हाट इज उचित, फेयर मतलब इट्स नॉट 100% करेक्ट, बिकॉज अकाउंटिंग में आप क्या लेते हो बेटा,
प्रोविजंस बना के चलते हो, एस्टिमेशन लेते हो नहीं लेते हो? भाई अकाउंटिंग में आप क्या लेके चलते हो? एस्टिमेट्स लेके चलते हो। यस सर। अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स लेके चलते हो तो भाई किसने भविष्य देखा? भगवान हो क्या? कभी कभी तो अपन को लगता है पंच भगवान, ऐसा तो नहीं है ना? नो भाई सर। अपन को क्या पता? भाई मैंने आज लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए और मैं बोल रहा हूँ उस पर हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। भाई कल को गिर गया, काहे का 10%? 50% लग गया ले। भाई क्या पता भविष्य? भाई 10% मान के चले ना। भाई कल लैपटॉप गिर गया, किसको पता? भाई मैं ट्रक की कंपनी चलाता हूँ, कल ट्रक भिड़ गया, ले 50% डेप्रिसिएशन, आधी वैल्यू कम। भाई बोलते हैं गाड़ी मार्केट से उतरी, आधी वैल्यू वैसे गिर जाती। तो भाई सीधे सीधे पहले दिन 50% डेप्रिसिएशन लगा देते हो? नहीं लगाते ना? हेलो, हाँ लगाते हो जी नहीं सर, नहीं लगाते? लगा, नहीं नहीं लगाते। लगाते ना नहीं भाई? सर। तो भाई करेक्ट तो है नहीं ना यार, फेयर है। करेक्ट तो है हाँ नहीं ना सर, भाई? फेयर। फेयर है ना भाई? भाई मुझे पता है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल मुझे पैसे लेने उमंग से। अब मैंने उमंग से पैसे लेने, मुझे फॉर एग्जांपल मैंने उमंग को बोला यार, उमंग को मेरे को लग रहा है उमंग को मैं 4 फोन कर चुका हूँ, फोन पहले फोन उठाता था, देता हूँ चौथे 5वें दिन उमंग फोन उठाना बंद कर दिया, बात ही नहीं कर रहा, फोन ही नहीं उठा रहा, ऑनलाइन भी दिख रहा है, मैसेज भी नहीं रीड कर रहा। ऐसे 15 दिन हो गए। मुझे क्या लग रहा है धीरे धीरे उमंग पैसे नहीं देगा, मैं ईयर एंड आ गया, मैं क्या बना लूंगा इसके नाम का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस सर। बैड डेट बोल दूंगा। नहीं अभी तो मैं मिलने हाँ। जाऊंगा और अब बताइए मुझे प्रोविजन बनाऊंगा मैं, तो भाई उमंग को बोल दूंगा मुझे पता है तुम पैसे नहीं दोगे, क्या उमंग को बोल दूंगा मैं? नहीं, मैं बोलूंगा उमंग मैं समझ रहा हूँ तू दे देगा पैसे, यही बोलूंगा ना मैं? भाई यस यदि सर। मैं उमंग को बोलता तू पैसे नहीं देगा तो मैं बैड डेट मान लेता, या उमंग मुझे हाँ जी बोलता सर सर। मैं नहीं दे पाऊंगा? लेकिन उमंग कहता है देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ, लेकिन आपको दिख नहीं रहे उसके लक्षण। बेटा आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ वे, है ना? तो इस क्लास की सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, किसी की वास्तविक जीवन से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है? ठीक है चलो। तो यहाँ पर उमंग को क्या बोला मैंने कि उमंग को मैं खुद नहीं बोलूंगा उमंग के मुंह पे कि बैड डेट पे जाएगा, नहीं देना भाई, तू नहीं देगा भाई। भाई मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि उमंग भाई थोड़े बहुत तो देगा ही नहीं, तो भाई एक्चुअल ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं बेटा? प्रोविजंस बनाए जाते हैं। प्रोविजन। फेयर भी इसलिए बोला जाता है बिकॉज अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, एक वर्ड ये भी पढ़ते हो, अकाउंटिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट गवर्न्स ऑन एस्टिमेशंस, राइट? एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बात मैं करने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एक्रूअल कंसेप्ट जो फॉलो कर रहे हैं, एक वर्ड आएगा रिकॉग्निशन। भाई एक वर्ड आता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब होता है बेटा मानना। आगे आएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आएगा, उसमें यूज होगा वर्ड रिकॉग्निशन। वर्ड का मतलब होता है मानना। सर मानना मतलब सर किसी भी ट्रांजेक्शन के जो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, यदि वो इन 6 में से कुछ नहीं है तो ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम नहीं है तो ये अकाउंटिंग में नहीं आएंगे। तो भाई किसी चीज को मैं एसेट या किसी को ड्राइंग या किसी को एक्सपेंस या किसी को कैपिटल, किसी को लायबिलिटी, किसी को इनकम मानूंगा, तब जाके वो पार्ट बनेगा अकाउंट्स का, वरना इन 6 चीजों के अलावा पूरे अकाउंट में है ही नहीं कुछ, isn't it? So I have to recognize it as an asset, I have to recognize it as a drawing, I have to recognize it as an expense, I have to recognize it as a capital, I have to recognize it as a liability, I have to recognize it as a income. Then only I can talk further, right? Are you getting much what I'm telling? यस जिस सर। पीरियड का ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लो, जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लो। भाई इस पीरियड की इनकम एक्रू हो गई है, इस पीरियड में इनकम अर्न कर ली है आपने, तुम भाई उसको एंट्री मान लो, पैसा आया नहीं आया डजंट मैटर। इस पीरियड में खर्चा ड्यू हो गया, इनकर हो गया है, इस पीरियड में रिकॉर्ड कर लो, पैसा गया हो चाहे नहीं गया, राइट? अच्छा सर ये एंट्रियां बड़ी परेशान करती हैं, आ जाओ बेटा। बेटा एक्सपेंसेस की मैं एंट्री बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड में पे कर दिया, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट कैश डिक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, राइट? इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। जिस पीरियड का खर्चा था का एक्सपेंस है उसमें पे
नहीं करा, तो भाई एक्सपेंस तो है इस पीरियड का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू नहीं, लेकिन आगे पे करना है तो क्या रहे, तो भाई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी खड़ी हो गई या जिम्मेदारी मेरी, राइट। भाई जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसमें पे नहीं करा तो आगे तो करना पड़ेगा भाई, खर्चा तो है, बुक तो करना है, एक्रोल सिस्टम है भाई। जिस पीरियड का एक्सपेंस है उससे पहले पे कर दिया, राइट, तो पैसा तो जाएगा, पहले इसको लिखो, लेकिन क्या अभी का खर्चा है, नहीं, भविष्य में फायदा मिलेगा तो एसेट है, तो क्या प्रीपेड। अब बेटा खर्चे का नामकरण कुछ भी कर लेना, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कुछ भी लिख लो, एंट्री थोड़ी बदल जाएगी भाई, एंट्री बदल जाएगी क्या बच्चों, नो सर। है ना। भाई जिस पीरियड का खर्चा उसमें पे कर दिया एक्सपेंस टू कैश, जिस पीरियड का खर्चा उसमें पे नहीं करा एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिस पीरियड का खर्चा नहीं है उससे पहले पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। Yes, sir. Likewise goes for income. भाई जिस पीरियड की इनकम थी उसमें मिल गई तो कैश आएगा बेटा, टू इनकम क्रेडिट होगी, इनकम इंक्रीज क्रेडिट होती है, ठीक। हेलो, ये एंट्री क्लियर है बेटा सबको? बेटा बी फ्रैंक, बी ओपन व्हेन इट कम्स टू आस्किंग थिंग्स। हाँ देखो, नहीं आता तभी बैठे हो ना, आता हो तो यहाँ थोड़ी होता है, पूछने में क्या झिझक भाई, नहीं आता है तो ऑब्वियस है सीखने बैठे टाइम, फिर यू डोंट हैव टू फील शाय फॉर दैट। हाँ नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं जिस पीरियड की इनकम थी उसमें, आप बोलो बेटा नहीं मिली, नहीं मिली। हेलो, जिस पीरियड की इनकम थी उसमें नहीं मिली, भाई नहीं मिली लेकिन इनकम तो इनकम रहेगी ना भाई, इस पीरियड की इनकम मिले भाई, इनकम तो है ना, क्रेडिट तो होगी, नहीं मिली मतलब भविष्य में मिलेगी, भाई भविष्य में मिलेगी तो भाई एसेट बन गया, भविष्य में फायदा मिलेगा किसी चीज, तो क्या हो गया, एक्रूड इनकम, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? अब लास्ट है, जिस पीरियड की इनकम थी उससे पहले मिल गई, तो भाई पहले मिल जाएगी तो पैसा तो आएगा भाई, पैसा आएगा ना, पैसा आ रहा है तो अनअर्न्ड इनकम, अभी कमाई नहीं है, लाइबिलिटी है, सर्विस देनी है, अनअर्न्ड एडवांस या अनअर्न्ड इज द राइट वर्ड। भाई अर्न करना मतलब मैंने उसके लिए मेहनत कर चुका हूँ, सर्विसेज दे चुका हूँ, लेकिन अभी सॉरी नहीं, मेहनत नहीं करी है, सर्विसेज नहीं दी, मिल गई, अर्न नहीं करी है मैंने, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हुआ, राइट, एलिजिबल नहीं हुआ, अर्न नहीं करी है, वर्ड इज अनअर्न्ड इनकम, और खर्चे के लिए वर्ड यूज होता है इनकर, और इसके लिए वर्ड यूज होता है अर्नड। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? अब इसमें कोई भी इनकम पुट कर लेंगे अपन को अपना आंसर मिल जाएगा एंट्री से, राइट। तो जिस पीरियड की इनकम थी उसमें मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिस पीरियड की इनकम थी उसमें नहीं मिली तो इनकम तो है, तो एक्रूवल के अकॉर्डिंग क्या होगी, क्रेडिट तो होगी, लेकिन मिली नहीं है तो कैश डेबिट नहीं होगा, तो क्या कैश नाम का एसेट डेबिट नहीं होगा, कोई और एसेट डेबिट होगा, हाँ सर, एक्रूड इनकम नाम का एसेट, राइट। और जिस पीरियड की इनकम थी उससे पहले मिल गई तो भाई पैसा तो आएगा ना, कुछ मिला तो, लेकिन क्या मेरी इनकम होती तो मैं उसे इनकम लिख लेता, लेकिन अभी इनकम नहीं है, अभी सर्विस देनी है, जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, तो अनअर्न्ड इनकम। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? बस एक्सपेंसेस की बात करें, जिस पीरियड का एक्सपेंस था उस पीरियड में पे कर दिया तो खर्चा तो बढ़ा और पैसा भी गया, भाई जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे नहीं करा तो खर्चा तो है ना भाई, तू नहीं पे करेगा तो तेरा खर्चा नहीं है क्या भाई, एक्रूवल सिस्टम है भाई, एक्रूवल यही तो है और क्या है।
भाई तेरा खर्चा तो है, लेकिन पे नहीं करेगा तो पैसा नहीं जाएगा ना। लेकिन क्या जिम्मेदारी खत्म तेरी? नहीं नहीं, जिम्मेदारी तो रखी है भाई, अभी जिम्मेदारी तो है ना भाई मेरी, अभी आगे पे करूंगा। भाई मेरा इस पीरियड का नहीं था, मैंने पे कर दिया तो पैसा तो गया भाई, पैसा तो गया। तो क्या पैसा गया, कोई फायदा नहीं है, फायदा है ना। भविष्य में एडजस्टमेंट ले लेना तू भाई, भविष्य में नहीं देना, प्रीपेड एसेट है तेरा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। राइट बच्चों? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. एवरीबॉडी Yes, sir. अंडरस्टूड द वर्ड एक्रूअल प्रिंसिपल? एक्रूअल मतलब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन whether cash Received or not? received, paid or not, huh? Is it clear to everyone? Yes है ना? sir. इसका अदर नाम क्या है? मर्केंटाइल। कौन सा सिस्टम है? इसको बोलते हैं मर्केंटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्केंटाइल। ओके, इसी से बेटा एक प्रिंसिपल बना हुआ है। कौन बेटा? अजम्पशन क्या है? एमपी से बैग लिया, एमपी से मनी मेजरमेंट, Yes, पीरियोडिसिटी, sir. business entity, accrual and going concern. Now assumptions are over, right? Hello? Assumptions are over. Girls, please video on करके बैठो बेटा, थोड़ी देर की बात रहती है, 1 घंटे की, so that I can see your faces, हाँ? So मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नॉन वर्बली समझ में आएगा। आ जाओ सब लोग बच्चों। So अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एमपी से बैग लिया, ये हो गया बेटा। यहीं से एक्रूअल से एक प्रिंसिपल अराइज होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन। कौन सा प्रिंसिपल अराइज होता है? रेवेन्यू रिकग्निशन। आई थिंक यहाँ दिया है क्या? रियलाइजेशन छोड़ दो, नहीं दिया। रेवेन्यू रिकग्निशन मेंशन नहीं है, बट दिया होता है। चलो इतना क्लियर है बेटा, छोड़ दो, नहीं दिया तो। रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन पीरियड में कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट को अभी रुक जाओ, पहले मैचिंग कंसेप्ट की बात करते हैं। पहले कौन सी बात करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। सर मैचिंग कंसेप्ट मतलब, सर फॉर एग्जांपल मैं 2017-18 के इनकम से 19-20 के एक्सपेंस को कंपेयर करके कौन से साल का प्रॉफिट निकालूंगा, बताओ भाई। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो सर, क्वेश्चन समझिए। मैंने बोला 17-18 के खर्चों से 19-20 की इनकम कंपेयर कर रहा हूं, प्रॉफिट कौन से पीरियड का आ रहा है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 17-18 का खर्चा है, 19-20 की इनकम है, प्रॉफिट कौन से पीरियड का है? तो कोई सी का भी नहीं आएगा, वो आप अलग अलग नहीं है। तो आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया, जिस पीरियड का खर्चा है उसकी पीरियड की इनकम से कंपेयर करो, तभी तो मैच होगा भाई, अदरवाइज मैच कैसे होगा? मैचिंग कंसेप्ट क्या है भाई? तभी तो एक्रूअल इतना सही क्यों है, क्योंकि उसी पीरियड में उसी में रिकॉर्ड कर देता है, इसीलिए ट्रू प्रॉफिट मिल जाता है। दैट्स व्हाई एक्रूअल इज सो एक्सेप्टेड। पूरी कंपनी एक्रूअल फॉलो करती है, लॉ में लिखा हुआ है कंपनी लॉ में एक्रूअल फॉलो करना। कंपनी लॉ के सेक्शन 129 में मेंशन्ड है कि भाई एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको एक्रूअल फॉलो करना है, लिखा हुआ है लॉ में, राइट? तो एक्रूअल के क्या फायदे? मतलब मैचिंग कंसेप्ट बोलता है expenses and income of same period should be compared. ठीक है बच्चों, क्लियर है? इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, बहुत है, दिस इज मोर देन इनफ। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। सारे वर्ड्स पर देखो, किसी भी बात को कहने के लिए 2 शब्द भी काफी है, और दुनिया की पंचायती भी बहुत कम पड़ती है भाई। कम शब्दों में ज्यादा बात समझ में आती है, तो कम शब्द बोले बेटा, इतनी क्यों फिटिश है कि भाई ज्यादा बोलना है ना? कम शब्दों में समझते हैं वो चीज को, राइट बेटा? चलो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं? यूजर के लिए बन रहे हैं। यूजर क्या कौन है? यूजर है भाई जिनको जानकारी चाहिए कि भाई प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है, भाई जो लगाया था उससे क्या कमाया, प्लस जो लगाया उसका क्या हाल है, वो जानकारी चाहिए भाई। वो जानकारी आधी अधूरी होगी तो क्या डिसीजन मेकिंग हो पाएगी भाई? इंफॉर्मेशन एक्ट इज द सोर्स ऑफ डिसीजन भाई। इंफॉर्मेशन की भाई बारिश होगी नहीं होगी, यदि मुझे जानकारी है तो आई टेक रेनकोट या अम्ब्रेला लेके जाऊंगा भाई मैं, या बाइक नहीं कार लेके जाऊंगा भाई मैं,
भाई मुझे लग रहा है कि भाई बारिश होगी तो कार लेके जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा। यदि मेरे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग, तो आई वोंट बी एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, वेदर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इस प्रोडक्ट में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, या इस आदमी से डील करना है नहीं करना। तो भाई फुल डिस्क्लोजर मतलब होता है कि सारी इंफॉर्मेशन दिख, सर छोटी से छोटी चीज बताए जो काम की नहीं है वो भी नहीं, सिग्निफिकेंट बताना, मटेरियलिटी का ध्यान रखना, फिर भी यहाँ पर सर दिया नहीं है बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी होता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच आर मटेरियल इन नेचर। मटेरियल मतलब जो यूजर के इन्फ्लुएंस को, डिसीजन मेकिंग को एम्पर करता है। भाई मुकेश अंबानी का एम्प्लॉय मुकेश अंबानी को फोन करके कहता है सर वो 500 रुपए का केसीओ को कैलकुलेटर खो गया, मुकेश अंबानी रिप्लाई नहीं करेगा और आगे से उससे बात करना वैसे ही नहीं कर रहा था और बंद कर देगा। इज इट रियली मटेरियल फॉर हिम? भाई जो आदमी 2 घंटे में 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए के डील करता है बैठ के, वो बंदे के लिए ना 500 रुपए का कैलकुलेटर मटेरियल है? नहीं है। तो पॉइंट इज दैट ऐसे ही शेयर होल्डर इन्वेस्टर को, यदि आपकी बैलेंस शीट रिलायंस की 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो भाई 1-8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन देखने को इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो दोस ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड जो मटेरियल है, जो सिग्निफिकेंट है। हर छोटी से छोटी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो सिग्निफिकेंट है। अब सर क्या सिग्निफिकेंट क्या इनसिग्निफिकेंट हमें क्या पता, हमारे हिसाब से तो लग रहा था घर पे नहीं बोलते, पर हमें लग रहा था जरूरी है, इसलिए हमें लगा कोई जरूरी नहीं, मम्मी इसलिए नहीं करा, है ना? मम्मी बोलती है तुम तो गधे हो या गधी हो, है ना? आई एम जस्ट टॉकिंग इन द कन्वर्सेशन, है ना? बोलते ना हमें लगा जरूरी नहीं था इसलिए हमने नहीं करा, चाहे बहाना मार रहे हो व्हाटएवर। तो लेकिन हम भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग करते हमें लग रहा था जरूरी नहीं था इसलिए हमने शो नहीं करा। तो इसलिए बीच में लॉ आके बोलता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। शेड्यूल 3 अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 12th क्लास हमने पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, इसमें पूरे डिस्क्लोजर दिए कैसे दिखाना है कैसे नहीं दिखाना। जिस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बट क्या है सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन क्या करनी है बेटा, डिस्क्लोज करनी है। सारी काम की जानकारी क्या करनी है, हमें डिस्क्लोज करनी है, इतना ध्यान रखना बस बहुत है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल इन्फॉर्मेशन नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। अब आगे बोल रहे हैं, देखो अब एक बार मैं शॉर्ट के लिए बता देता हूँ, पढ़वा देता हूँ, आगे से कभी नहीं पढ़वाऊंगा। अकाउंटिंग डाटा शुड बी प्रॉपर्ली समराइज्ड, एग्रीगेटेड, एक्सप्लेन्ड, पर्पस प्रेजेंटेशन अच्छा करो, यूजफुल हो यूजर के लिए इंफॉर्मेशन, यही सब बातें लिखी हुई है, रेलेवेंट नहीं है? क्या रेलेवेंट है? सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकली प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन मटेरियलिटी अभी बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी इसको छोड़े दो, अकाउंटिंग डेटा है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या व्यू प्रेजेंट करें बेटा, ऐसा कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, राइट? क्या प्रेजेंट करें, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट। अभी पढ़ा था ट्रू एंड फेयर वर्ड बेटा, क्लियर है? तो इस फुल डिस्क्लोजर में क्या ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज मटेरियल एंड विच रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। सर बहुत सारा बोल दिया, मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो क्या है, जो मटेरियल हो एंड ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे। ठीक बच्चों, एवरीवन समझ में आ रही बात? दिस इज ऑल अबाउट फुल डिस्क्लोजर। ड्यूलिटी कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। जब से लूका पैसियोली ने अकाउंटिंग शुरू करी है बेटा, बैंकिंग का सिस्टम था, वहां पर बैंक वाले बोलते थे हमें इससे इतना लेना है, वो बोलता था बैंक, ये बोलता था हमें बैंक को इतना देना है। भाई मैं आपसे बोलता हूँ मुझे इतना देना है, तो आप भी बोलोगे मुझे शुभंकर से इतना लेना है। तो हर ट्रांजेक्शन 2 एक्सपेक्ट कैसे हुए? बिकॉज दोनों पहलू देखे जाते हैं, यू कैन नॉट डू अ ट्रांजेक्शन इन वैक्यूम, है ना? तो भाई यदि मैं बोलता हूँ आपसे मुझे इतना लेना है, तो आप भी बोलोगे मुझे इससे इतना देना है, राइट? तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होंगे, ये ध्यान में रख के अकाउंटिंग की जाती है। दैट इज कॉल्ड ड्यूलिटी प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड ड्यूलिटी प्रिंसिपल। डबल एंट्री कंसेप्ट, ड्यूलिटी प्रिंसिपल कंसेप्ट एक ही बात है। डबल ड्यूलिटी कंसेप्ट के बेसिस पे तो डबल एंट्री सिस्टम बना है। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को क्या करो, एंटर करो। डबल एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को क्या करो, एंटर करो। यस सर। हेलो, आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। क्लियर है? तो बोथ द एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन should be recorded. रिकॉर्डेड मतलब जर्नल के टाइम ही कंसीडर कर लेना चाहिए, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल।
रिकॉर्डेड मतलब जर्नलिंग के टाइम ये कंसीडर कर लेना चाहिए। हेलो, Yes, sir. चलो, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कंसेप्ट। सर आपने हमें बताया था कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन, बेटा सब लोग आ जाओ एक बार में सेट लो प्लीज, डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों। देखो आप क्या करते हो, नोटिफिकेशन देखते हो बीच बीच में मोबाइल की, शायद आई डोंट नो, है ना, कोई भी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है पहले उसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हो। क्या होता है, मेरे सामने आप कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर होगा, कॉमन सेंस लगाओ, एक बार में स्टेबल, Yes, आप लोग भी इधर उधर sir. होगे, फोकस करो, टाइम कम है, इफेक्टिवली ज्यादा पढ़ना है, 1-1.5 घंटे की बात है, जितना मैं इन्वॉल्व हूं उतना ही आप इन्वॉल्व रहो क्लास में, राइट। चलो, मैंने बोला वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। बेटा मैं मॉल में गया, वहां पर मूवी देखने गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मूवी देखने गया, वहां पर मैंने टिकट काउंटर पे टिकट लिया। अबे टिकट काउंटर पे कितने टिकट कटे, क्या जो टिकट काट रहा है वो अकाउंटिंग कर रहा है क्या? भाई अकाउंटिंग करने वाला अंदर कहीं बैठा हुआ है, भाई उसको कैसे पता शुभम सर ने टिकट लिया और इतने की रेवेन्यू हुई? भाई कुछ तो पर्ची गई होगी अंदर जिसको देख के अकाउंटिंग कर रहा है, Yes, भाई कुछ तो एविडेंस sir. गया होगा, नहीं गया होगा? तो भाई जब एंट्री करते हैं तो आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे अकाउंटिंग चालू होती है, नहीं होती? ट्रांजेक्शन पता कैसे चलेगा? ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स यू नीड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर दैट टू वेरीफाई कि ये ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिवली हुआ है या नहीं हुआ, उसका एविडेंस है ये वेरीफाइबल, वेरीफाई करने के लिए एविडेंस है। ट्रांजेक्शन शुड बी वैलिडेटेड बाय एविडेंस, और उसके बेसिस पे जैसे इनवॉइस हो गया, रिसीट हो गई, वाउचर्स हो गया वाउचर, हाँ इनवॉइस के बेसिस पे वाउचर बनता है। वाउचर ये बताता है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। एक सेकंड, वाउचर, हेलो सर जी क्लास ले रहा था, थोड़ी देर से लगाऊं? सर क्लास ले रहा था, थोड़ी देर से लगाऊं, चलेगा? ओके, बेटा क्या बोल रहा है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल मतलब सब वाउचर, हाँ सॉरी वाउचर बता रहा था मैं। इनवॉइस रिसीट पता है भाई, इनवॉइस क्या होता है, मतलब मैंने ट्रांजेक्शन किया, एक कॉपी आपके पास, एक कॉपी आप मेरे पास, राइट, उस कॉपी के बेसिस पे अकाउंटेंट को नहीं पता कि ये वाला हेड डेबिट करना है, ये वाला हेड क्रेडिट करना है। भाई मैंने गाड़ी में नया टायर लगवाया तो अकाउंटेंट को नहीं पता कि भाई मैं गाड़ी की वैल्यू बढ़ानी है या टायर का खर्चा बुक करना है। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, गाड़ी में टायर डलवाने से मेरी गाड़ी की लाइफ बढ़ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है यस सर, ना, तो उसको नहीं पता, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट कर और कौन सा क्रेडिट कर, वाउचर बना। तो वाउचर स्पेसिफाई विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, और इनवॉइस बताता है कि ट्रांजैक्शन हुआ, और वाउचर बताता है क्या डेबिट या क्रेडिट होना है। तो वाउचर, तो मैंने आपको ये बोला था, यदि आपने ध्यान हो आपको, तो अभी मैंने आपको बताया था जब प्रोसेस समझाया था बच्चों, तो मैंने आपको जब पूरा प्रोसेस इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझाया था, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, वाउचर, वाउचर के बेसिस पे क्या, जर्नल, जर्नल के बेसिस पे क्या, लेजर, और लेजर के बेसिस पे क्या, टीबी, और टीबी के बेसिस पे क्या, फाइनल अकाउंट, राइट बेटा। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल मतलब क्या बोलता है, वही अकाउंटिंग एंट्री करो, वही अकाउंटिंग एंट्री करो, वही अकाउंटिंग एंट्री करो जिसको आप वेरीफाई कर सको, किसके थ्रू, कोई एविडेंस हो जिसका, फर्जी बिल नहीं, फर्जी एंट्रियां नहीं करनी, जिसका बिल ही नहीं है एंट्रियां मारे जा रहे, भाई जिसका कोई एविडेंस ही नहीं, एंट्रियां करते जा रहे हैं अकाउंटिंग, राइट। तो भाई वही एंट्रियां करो, वही ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर किए जाएंगे जिसको अपन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड Can be verified. बेस्ड ऑन, हाँ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एविडेंस जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में हेल्प करेगा, राइट, राइट बेटा। भाई ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एविडेंस जो ट्रांजेक्शन को, एविडेंस मतलब जो, मतलब एविडेंस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में हेल्प करेगा बेटा। क्लियर है एवरीवन, सबको क्लियर है बच्चों, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, Yes, sir. अब सर आप हमें बताने वाले हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाई जब मैंने एसेट को रिकॉर्ड करा,
तो मैंने उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया उसको, कर लिया भाई। जब एसिड खरीद के लाया, सपोज 5 लाख की कोई मशीन खरीद के लाया, तो 5 लाख पे उस मशीन को रिकॉर्ड कर लिया। अब जब 5 लाख पे मैंने मशीन को रिकॉर्ड कर दिया, तो अब उस 5 लाख को बेस लेके मैं मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट करता जा रहा हूं। भाई आपने मुझे बोला सर हमने कुछ नहीं बोला, चलो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। सुनो बेटा, मैंने आपको बोला बेटा सबसे पहले मैं रिकॉग्नाइज करूंगा ट्रांजैक्शन इवेंट को, रिकॉग्नाइज करूंगा, पता करूंगा भाई क्या ये एसेट है, ड्राइंग है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इनकम है, करूंगा। हेलो, इसके बाद मैं मेजर करूंगा बेटा, नहीं करूंगा? भाई एसेट की वैल्यू क्या है, ड्राइंग कितना है, एक्सपेंस कितना है, कैपिटल कितना है, बिकॉज भाई एसेट अकाउंट डेबिट टू अमाउंट भी तो होता है भाई, क्या एसेट अकाउंट डेबिट टू समथिंग ना, राइट? तो सर मैं सबसे पहले मैं इन लोगों को भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, केवल इन दोनों की बात करता हूँ। सर मुझे उमंग को देने हैं 1 लाख रुपए, हाँ सर दे दो एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 लाख रुपए देने, उमंग को 1 लाख रुपए देने मुझे, तो भाई मैं उसको लिख लेता हूँ 50,000, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? उमंग के सर आपने 50 लिखा, 50 दे दो, ऐसा नहीं ना। तो भाई जितना पेमेंट, क्योंकि आउटसाइडर पे डिपेंड करता है, तो भाई जितना पेमेंट देना है इसका तो आप अलग से मेजरमेंट करके कुछ नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। लेकिन एसेट की बात करते हैं तो मैं मेजरमेंट प्रिंसिपल लगा के मेजर कर सकता हूं। और एसेट को मेजर करने के बेटा 4 तरीके हैं पूरी दुनिया में। भाई हमने जितने में खरीदा, हमने जितने में खरीदा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, आज सेल करेंगे तो कितने में सेल होगा? क्या एक ये सोच नहीं हो सकती, ये कीमत नहीं हो सकती? ये होती है रियलाइजेबल वैल्यू। क्या होती है? क्या होती है? आज इसको फिर से खरीदने जाएंगे 1 साल बाद, तो मार्केट में कितने में आएगा? क्या ये सोच नहीं हो सकती यार इसकी कीमत? बोलते हैं ना यार मार्केट में बेचने जाओगे तो 2 रुपए का भाव नहीं मिलेगा इसका, तो रियलाइजेबल। आज खरीदने, सपोज कोई चीज गिर जाती है तो बोलते हैं, घर पे बोलते हैं ना कि आज खरीदने जाएंगे तो बेटा पता है कितनी महंगी चल रही, बोलते हैं ना, तो क्या ये कीमत नहीं हो सकती उस चीज की? आज परचेज करने जाएंगे तो कितने में आएगी, इसे बोलते हैं करंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? करंट वैल्यू। और एक वैल्यू होती है बेटा, इससे क्या कमाएंगे, इससे क्या फ्यूचर में बेनिफिट है, इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये 4 सोच हो सकती है, नहीं हो सकती? किसी भी एसेट की कीमत निकालने के पीछे 4 सोच नहीं हो सकती कि आपने कितने में खरीदा, आज बेचोगे तो कितना आएगा, आज वापस खरीदोगे तो कितने में, और इससे क्या फायदा कमाओगे, राइट? तो अकाउंट्स आपको आपके लेवल पर कौन सा बेसिस यूज करता है, आपने कितने में खरीदा। यार 1 साल बाद क्या मैं उसी को बेस मान के चलता रहता हूँ? हाँ सर। 2 साल बाद? हाँ सर। 3 साल बाद? हाँ सर। क्या मैं देख लेता हूँ कि भाई 3 साल बाद में वापस मार्केट में कितने में बिक रही है, क्या या कितने में बिक रही है वो देखता हूँ क्या? नहीं देखता। क्या OLX पर डाल के देखता हूँ कितने में बिक रही है? नहीं देखता ना भाई। देखता हूँ क्या? नहीं देखता। क्या चेक करता हूँ माल कितना माल बनेगा और कितना बिकेगा 5 साल 10 साल में? नहीं भाई, मैंने जितने में खरीदी तो उसी को डेप्रिशिएट करता जाता हूँ, WDV SNM। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो एसेट को अपन काय पे रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी कॉस्ट होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमने कितने में खरीदा हम उसको बेस लेके क्या करेंगे? अकाउंटिंग। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग? बट सबको समझ में आया? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शन एट एक्चुअल कॉस्ट एट व्हिच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। हाइपोथेटिकल वैल्यूज नहीं लेंगे कि आज बेचेंगे तो कितने में आएगा, आज खरीदेंगे तो कितने में आएगा, या इससे क्या कमाएंगे उसकी वैल्यू को नहीं, जो हमने एक्चुअली आज पे करी है उसी को बेस लेके आगे बात। ओके,
आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेंगे। ये जो आर्बिट्री 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 मतलब मन से अंदाजे नहीं लगाएंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब asset should be recorded at actual cost, not imaginary. ठीक है, that's it, more than enough, and not imaginary. हाँ, is it clear to everyone? Yes, sir. सबको क्लियर है? बैलेंस शीट इक्वेशन कर चुके ना बेटा? जो खुद से लगाया प्लस किसी और से लगाया वो कितना है भाई? जो खुद से लगाया जो किसी और से लगाया वो मिलके कितना है भाई? इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक्चुअली है तो लाइबिलिटी। जब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है तो बिजनेसमैन को पैसा चुकाना तो है ना भाई, जब जाएगा छोड़ के। हेलो भाई, जब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है तो कैपिटल कौन सा है? कैपिटल एक्चुअली लाइबिलिटी कब नहीं हो, लाइबिलिटी है ना, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए कैपिटल बोलते हैं भाई। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस यदि हाइपोथेटिकल या आर्टिफिशियल कोई पर्सन है तो भाई बिजनेस को पैसा देना, बिजनेसमैन को नहीं देना, देना है ना। तो बिजनेस भी क्या है? कैपिटल भी क्या? इंटरनल लाइबिलिटी है। तो ये क्या है? बाहर वाले की लाइबिलिटी। ठीक, तो इसे इंटरनल इक्विटीज भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Sure. sir. तो बेटा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस। हाँ बेटा, कोई भी बिजनेस में एक चीज देखो, एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करके इधर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। सर ये प्रॉफिट जाता है, ये प्रॉफिट जाता है कैपिटल, लाइबिलिटी ना जाता है। तो मतलब जिस पीरियड का ये है तो खत्म हो जाता है भाई। हर पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस नेट ऑफ होके कहां चला जाता है? कैपिटल में। बचता क्या है? बैलेंस शीट। यही बचता है जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप। Yes, sir. बचता है। आगे बात करते हैं, ये आगे यूज होगा, अभी आया था तो मैं बताया। तो मतलब सर इस प्रॉफिट को मैं बोल सकता हूं क्या? कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस बोल सकता हूं क्या? कैन आई से दैट भाई प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज एन इनकम माइनस एक्सपेंस, इजंट इट? Yes, sir. Can say that, yeah, or I can say that Yes. capital equal to income minus expense minus losses। सर वैसे तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी एक्सपेंस ही होता है। हमारा लॉस तो नेट लॉस होता है या ग्रॉस लॉस होता है भाई? लॉस क्या होता है? हम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को लॉस बोलते हैं कि एक्सपेंस बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हो भाई। Yes, sir. तो भाई उसको अलग से नहीं लिखूंगा मैं कि एक्सपेंस ही बोलूंगा भाई। इनको नेट ऑफ करके जो आएगा वो लॉस या प्रॉफिट मानूंगा मैं। तो आपकी बुक में यदि लॉस लिखा है तो ये आपको लॉस को कंसीडर ऐसे मत मानिएगा। ये यहाँ पर कहाँ, यहाँ लॉस लिखा हुआ है बेटा, कहाँ गया है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड गेन्स। तो अपन तो सारे लॉसेस को खर्चे जैसा मानते हैं ना, और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट को क्या मानते हैं? इनकम ही मानते हो। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट को इनकम ही मानते हो, नहीं मानते? मानते थे। तो हमारे लिए क्या है फाइनली? हमारे लिए तो एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, यही इनफ है। We don't want to introduce other losses and gains. Is it clear बच्चों? Right? Yes, sir. Okay. Modifying principle. ये आ गया बेटा मटेरियलिटी। बात कर चुके हैं मटेरियलिटी, बात कर चुका हूं मटेरियलिटी में। मटेरियलिटी मतलब वही इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो क्या है? डिसीजन को इंपैक्ट करे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या करे? डिसीजन दैट इंपैक्ट decision of user. That's it, more than enough, huh? Don't read anything else, huh? Clear है? हेलो, एक एग्जांपल जो दिया है देख लो। 500 रुपए का पोस्टल स्टैंप है,
ऐसे बेटा 500 रुपए के 3-4 आइटम है और इनकम साइड में 50 करोड़ लिखा हुआ है और डेबिट साइड में 50 रुपए का स्टैम्प या 10 रुपए, या सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो कि भाई 20,000 रुपए की चाय फॉर एग्जांपल, टोटल स्नैक्स चाय वगैरह। अब ये सब छोटे छोटे खर्चे को मिसलेनियस खर्चों में डालना कोई गलत बात है? भाई कंबाइन करके दिखा दो, अलग अलग दिखाना जरूरी है क्या? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा 50,000 करोड़ की इनकम में से 20,000 रुपए के एक्सपेंस अलग से देखने के लिए, ना किसी को टाइम है इतना देखेगा। तो ये क्या मटेरियलिटी क्या बोलते हैं उसको, मिसलेनियस कैटेगरी में पुट इन कर दो भाई, कंबाइन कर दो, अलग से सारे हेडिंग नहीं चाहिए ब्रेकअप मुझे। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? दिस इज व्हाट इज ड्यू टू द व्हाट मटेरियलिटी। ये मिसलेनियस वर्ड क्यों पढ़ते हो? मटेरियलिटी के कारण। चलो आगे बढ़ रहा हूं। कंसिस्टेंसी, सर एक वर्ड है, एक वर्ड है बेटा, सर एक कई बार वर्ड सुनते हैं हम लोग, एक वर्ड होता है पॉलिसीज और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस। प्रिंसिपल तो बता चुका हूं मैं क्या होता है ना, प्रिंसिपल बता चुका हूं। पॉलिसीज क्या होता है? पॉलिसीज मतलब प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पॉलिसी आई एम टॉकिंग, मैं पॉलिसी वर्ड को से नहीं जा रहा हूं, टाइम लगेगा उसमें क्योंकि मैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। भाई एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा उस पर जितने डेप्रिशिएट होता जा रहा है, प्लस कौन सी मेथड से करना चाहिए, ये सब क्या है? डेप्रिसिएशन पॉलिसी। हेलो, एसेट डेप्रिशिएट होना चाहिए प्लस कौन सी मेथड से होना चाहिए, ये क्या है? डेप्रिसिएशन पॉलिसी, राइट। और बेटा चलन चला आ रहा है कि इसी तरह होता है, प्रैक्टिस है, जमाने से ऐसे हो रहा है। भाई कौन बोला कि फॉर्मेट ऐसा होगा बैलेंस शीट का? भाई मैं ऐसा बनाऊंगा, कंपनी नहीं हूं मैं, ऐसा बनाऊंगा मैं। इधर कैपिटल लिखूंगा, इधर लाइबिलिटी लिखूंगा, नहीं सर और गंदा करो, इधर लाइबिलिटी लिखूंगा और इधर एसेट लिखूंगा। कौन बोला? भाई मेरी मर्जी। भाई लॉ तो बोला नहीं ना भाई बैलेंस शीट ऐसा बनाओ, बोला क्या लॉ? कौन सा लॉ बोला मुझे बताओ? नहीं बोला। लेकिन सर प्रैक्टिस है भाई, चला नहीं, बना ले तू भाई, जो बोलिया क्या बना के दे, नहीं समझ में आ रहा दूसरा बना, जैसे बनता है वैसे बना। तू प्रैक्टिस है, चला नहीं, रोटी गोल बन रही है, गोली बनेगी भाई। भाई है ना, पराठे ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल ही बनेंगे, गोल पराठे बनने लगे ऑल्दो अभी, है ना। आपके यहाँ बनते हो आई डोंट नो, आप सब लोग कहीं कहीं अलग अलग जगह से, एमपी के नहीं है, इंडिया में हर 50 किलोमीटर पे चीजें चेंज हो जाती है। सो वुडन सेइंग, लेकिन चपाती तो सबके यहाँ गोल बनती है, किसी के यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं बनती होंगी, है ना। तो चपातियां गोल बनती है, तो क्या है वो चला नहीं, प्रैक्टिस है, जमाने से चला आ रहा है बेटा। तो अकाउंटिंग का ये प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीजें नॉट ड्यू टू लॉ, नॉट ड्यू टू पॉलिसी, नॉट ड्यू टू प्रिंसिपल, ड्यू टू द प्रैक्टिस, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज, राइट। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस और पॉलिसीज वर्ड का मतलब क्या? अब ये बोल रहे हैं बेटा भाई आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और पॉलिसी भी, ये वर्ड यूज नहीं करा, गलत मॉड्यूल में ये ना, इसीलिए सीएमए वाले ना बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में गलत करते हैं। पॉलिसीज वर्ड होना चाहिए। मेन जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। सर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैंने एक साल डब्ल्यूडीवी, एक साल एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम। भाई यूजर 3-4 साल से आपकी बैलेंस शीट फॉलो कर रहा है, भाई क्या करेगा वो? भाई कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? भाई एक बात बताओ मुझे, मेरे सामने एक मशीन की वैल्यू है सेकंड ईयर में, सर आप ना पेज चेंज कर लो, ठीक है बेटा। मेरे सामने क्या है बेटा? मेरे सामने मशीन की वैल्यू है सेकंड ईयर के एंड में 10 लाख रुपए।
थर्ड ईयर के एंड में ठीक है, यहाँ पर मैंने WDV फॉलो कर लिया, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन फॉलो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थी बेटा, कैलकुलेशन पे मत जाना प्लीज। हाँ, मैं आपको कैलकुलेशन करके देखी कैसे हो जाएगा अच्छा वैल्यू का, मैंने ऑलरेडी वो मत करना। Yes, sir. ये था स्ट्रेट लाइन। तो क्या बेटा ये सब क्या वैल्यू सब प्रॉपर कंपैरेबल है या वैल्यूज ईयर ऑन ईयर नहीं है ना? या सबको WDV पे चेक करके देखूं या सबको SLM पे कंपेयर करके देखूं, तब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हो पाएगा। और इनसे रिलेटेड जो हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉफिट आ रहा है, कभी WDV से प्रॉफिट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कभी SLM से, तो ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट कंपैरेबल है नहीं है ढंग से? भाई पहले हर साल जो बेस है अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालने का वो सेम कर लो, तब हर साल का प्रॉफिट कंपैरेबल बनेगा। भाई हर साल का बेस सेम करोगे तब उसका जो एक्सपेंस है वो सही आएगा, और एक्सपेंस सही आएगा तो प्रॉफिट कंपैरेबल आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो भाई इसका मतलब क्या है सर, पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन दी हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड जब लॉ बोले या इससे बेटर प्रेजेंटेशन और अच्छे से चीजें समझ में आए। ये दो रीजन होंगे तो ही लॉ बोलता है या तो ही प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। कानून बोले करना है चेंज, कानून बोले करना है चेंज, या जिससे बेटर प्रेजेंटेशन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंट्स का, तब चेंज कर सकते हैं। तो भाई क्या बोलता है ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल? सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर ऑन। ठीक बेटा? हेलो, क्लियर है बेटा? दो प्रिंसिपल और बचे। कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव मतलब सर, कंजर्वेटिज्म मतलब होता है कि आप क्या देख के चलो। प्रूडेंस सुना है? प्रूडेंस, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म एक ही है। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करो, खर्चों को कंसिडर करो, लेकिन इनकम को कंसिडर मत करके चलो। अभी एक ग्रुप पे डिस्कशन किया था, शायद कुणाल ने किया था, आई डोंट रिमेंबर ज्यादा अच्छे से, कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट तो बनता है या डेटर्स पे बनता है, लेकिन प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स नहीं बनता, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं बनता। कि आप ये उम्मीद नहीं लगाते कि आपको जिन्हें पैसा देना है वो आपको कोई डिस्काउंट देंगे, लेकिन आप ये उम्मीद लगा के चल सकते हो कि आपसे जिनको लेना है आप उन्हें डिस्काउंट दो। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनता है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं बनता। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म। भाई हर कोई व्यक्ति, कल भी बात की थी, शॉक्स के लिए प्रिपेयर करता है, नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर करता है। पॉजिटिव इज ऑलवेज वेलकम, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट? तो सेम बेसिक प्रिंसिपल लाइफ का कहां यूज होता है? बिजनेस में। जब बिजनेस की अकाउंट बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में इंश्योरेंस पॉलिसी से कंसेप्ट क्यों है? कंजर्वेटिज्म। भाई यदि कंजर्वेटिज्म नहीं होता दुनिया में तो क्या इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस कंपनीज होती नहीं होती? भाई कोई भविष्य को सब सुनहरा मान के चलते है ना, भविष्य सबका सुनहरा है, तो काय की पॉलिसी, काय का लॉस, काय का एक्सीडेंट, जरूरत ही नहीं ना भाई, बताओ, है ना? यदि इंश्योरेंस का इतना करोड़ों का अरबों का बिजनेस जो चल रहा है दुनिया में, क्यों चल रहा है? इस प्रिंसिपल ही तो बेस है भाई, है ना? तो भाई कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही कंसिडर करके चलो। सर मतलब क्या करें? सर कितना भी खर्चा बुक कर ले? नहीं सर, दैट शुड बी रीजनेबल। अंडरस्टेट, ऐसा भी नहीं है कि भाई खर्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक कर लें। सर हमें इनकम टैक्स में कम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा, खर्चा ज्यादा बुक कर ले, प्रोविजन ज्यादा बना ले, हैं? हमें डर ज्यादा लगता है सर, हम बहुत डरते हैं कि ये पैसा नहीं देगा। हर आदमी नेगेटिव लगता है हमें, है ना? हर कोई अपना सा नहीं, हर कोई पराया सा लगता है, ठीक है? हर आदमी नेगेटिव लगता है, हर आदमी लगता है कि ये चोर है। हेलो, हर आदमी चोर लगता है, हर आदमी पैसा नहीं देगा, हर आदमी पैसा खाएगा,
तो हम बहुत सारा प्रोविजन बनाते, इतना प्रोविजन बनाते कि प्रॉफिट ही नहीं आता। बेटा तो हिडन प्रॉफिट नहीं जनरेट करना, ऐसा पता चला कि उसने बैड डेट नहीं करा और पूरा प्रॉफिट ही आ गया, तो प्रोविजन शुड भी Yes, sir. सही होना चाहिए। Yes, sir. प्रोविजन सही होना चाहिए बेटा। प्रोविजन शुड नॉट क्रिएट हिडन रिजर्व, रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इसीलिए इनकम टैक्स प्रोविजन अलाउ नहीं करेगा बेटा। इनकम टैक्स कहता है कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा कोई बिजनेस, बिना प्रोविजन के प्रॉफिट निकाल, जब होगा तब देखेंगे, है ना। क्योंकि प्रोविजन आपके अंदाजा है, हमारा अंदाजा सेम थोड़ी है, गवर्नमेंट का ना। गवर्नमेंट तो ज्यादा प्रॉफिट चाहेगी ना, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा टैक्स। क्लियर है। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूचर में होने वाले Law. लॉसेस, एक्सपेंसेस की आज ही, बेटा मैं आपको ना ये थोड़ा सा प्रॉपर ड्राफ्ट करके दे दूंगा ना, आज ही प्रिपरेशन करें। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक बात है। हेलो। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस मतलब भाई वही वाली मैचिंग कंसेप्ट जैसी बात हो गई भाई। भाई ऐसा नहीं है अभी का ट्रांजैक्शन 5 साल बाद रिकॉर्ड कर रहा हो, है ना भाई। अभी का ट्रांजैक्शन 5 साल बाद रिकॉर्ड कर, आज एसेट खरीदा सर, इनकम एक्सपेंस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट मना कर रहा है। इस पीरियड का खर्चा इस पीरियड की इनकम से कंपेयर करते हैं, मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे। सर एसेट लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, 3 साल बाद रिकॉर्ड करना। भाई एसेट कर लेंगे बाद में, मैचिंग कंसेप्ट एसेट के बारे में थोड़ी बोलता है। मैचिंग कंसेप्ट तो बोलता है जिस पीरियड का इनकम है उस पीरियड के खर्चों को कंपेयर करो, प्रॉफिट आ जाएगा। भाई मैचिंग कंसेप्ट कहता है हमें लायबिलिटी पैसा देना है, हमारा मन है नहीं देंगे इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, है ना। हमें उसे पैसा देना है, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, देना ही नहीं है, मनी नहीं है, वो आदमी को कौन देगा पैसा। ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि बेटा टाइमलीनेस मतलब जिस पीरियड का ट्रांजैक्शन है प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड करो। इनकम एक्सपेंस को मैचिंग ने पकड़ लिया, अदर देन इनकम एक्सपेंस को टाइमलीनेस नहीं छोड़ने देगा। क्लियर बात है। Yes, इंडस्ट्री sir. प्रैक्टिस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस बोलती है कि वैसे तो कोई भी कंपनी प्रोविजन नहीं बना सकती एज पर लॉ, या बना सकती तो लॉ बना सकती, लेकिन जब बैंकों की बात करें तो आरबीआई ने उनको बोल रखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना के कि भाई इनको इतने इतने प्रोविजन बनाना, ये 90 दिन तक पैसा नहीं आया तो उसको एनपीए बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे, है ना। ऐसा एसेट ही तो है भाई, पैसा लेना है, लोन एसेट है बैंक के लिए, हमारे लिए लाइबिलिटी। बैंक की अकाउंटिंग की बात करो भाई, 90 दिन में पैसा नहीं है एनपीए बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग ऐसा एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा भाई, नाच के नहीं बता रहा, है ना, परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी तरफ से, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि Yes, भाई yes. इंडस्ट्री प्रैक्टिस है ना, इंश्योरेंस में बोल रहे हैं कि भाई आपको पेमेंट प्रीमियम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्लेम के प्रोविजन बनाने हैं, आपको तैयारी करनी की क्लेम कब आ जाए। तो बेटा अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं, और अकाउंटिंग यदि उस कंपनी में आप इंडस्ट्री फॉल करती है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं आप मॉडिफाई कर लेना, दैट्स व्हाई मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। बैंकिंग इंडस्ट्री अलग, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री अलग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री अलग। तो इंडस्ट्री ने भी अपने, जैसे वैसे तो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट फॉलो करना है, लेकिन बैंकों के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग फॉर्मेट दे रखा, उस फॉर्मेट में बनाना है। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट ने अलग फॉर्मेट दे रखा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 ने अलग फॉर्मेट दे रखा है, एमपीईबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी है, विद्युत वितरण कंपनीज जो भी है उनके लिए। तो जो जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री के प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है जब तक पाई की बात करेंगे अकाउंटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज Yes, समझ में आ रही है। Yes, sir. मॉडिफाइंग प्रिंसिपल कितने हैं? 5. 5 है। आप लोग सबने कोरोना के बारे में लिम्सी लिम्सी बहुत सुना होगा ना, लिम्सी की दवाई ले लो, विटामिन सी, है ना। तो ये कौन है बेटा? टिम्सी, ठीक है। वो लिम्सी थी, टिम्सी है, ठीक है, टिम्सी सी, ठीक है बेटा। देखो ये बकवास याद रहती है, अच्छी चीजें याद नहीं रहती, तो बकवास से याद हो जाती है, एकदम वहां याद आना चाहिए। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल में टिम्सी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफाइंग प्रिंसिपल, राइट। चलो बच्चों, दिस इज फॉर टुडे। Yes. आधे घंटे का ब्रेक क्विज के लिए होगा बेटा। सो
आई होप आज की क्लास क्लियर है। ये जो आज पढ़ाया है ये मैं भेज दूंगा बेटा। समझ में आई प्रिंसिपल्स पूरी Yes. बेटा आप लोगों को? अब इनसे रिलेटेड जहां जितने एमसीक्यू मिले, जहां जितने मिले कहीं पे भी 1 घंटा देना है। कितना टाइम देना है? 1 घंटा एमसीक्यू को देना है। आधा घंटा जो पढ़ाया है उसको समराइज करने, अपनी कॉपी में नोट फाइनलाइज करने। बुक से मत पढ़ना, क्लास में जो पढ़ाया केवल उसको पेन पेपर लेके रिकॉल करना, ध्यान से सुनाए, अपने आप याद आए। वर्ड बाय वर्ड रीड मत करना, कंफ्यूज हो गए, रेलेवेंट नहीं, जो काम का है वो बता दें। ठीक, एक आधा घंटा जो पढ़ाया है वो रिवाइज करके फाइनलाइज करना, और कोशिश ये करना कि सर ये हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं, 22 तारीख को पढ़ने मिलेगा। अब हमें हैव दैट थॉट इन योर ब्रेन, ये जो पढ़ रहे हैं दिस इज द लास्ट टाइम, 22 तारीख को पढ़ने मिलेगा हमें। एक सेकंड ले रहा हूँ, क्या बोल रहा है ना? तो अभी वंस फॉर ऑल खत्म करना है, मतलब प्रिंसिपल पे बेस मान के चलो 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आ, हमें सारे क्लिक होने चाहिए। सारे एमसीक्यू कवर करो, 10 मार्क, 1 घंटा एमसीक्यू कवर करो। पहले इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा खत्म करो, उसके अलावा जो मटेरियल सिर्फ 1 घंटे में टाइम बचता है तो वो भी खत्म करना। फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा खत्म करना, जल्दी जल्दी करना, क्वेश्चन रीड करना, आंसर ऑप्शन देख के आंसर नहीं, आंसर क्लिक होना चाहिए, पहले आंसर क्लिक होना चाहिए। जो एमसीक्यू नहीं बन रहा है उनको टिक करना, नंबर डालना और रखना। वो एमसीक्यू मुझे ग्रुप पे डाल के देना, आप अलग से सेंड कर देना मुझे टेलीग्राम के ग्रुप। वो एमसीक्यू को अपन 10 मिनट पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो आप लोग प्रिंसिपल से रिलेटेड कल कंप्लीट करके लाइएगा बेटा, ठीक है? चलिए कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। समझ में आया सबको? एक एक चीज समझ में आई अच्छे से? Yes, sir. चलो बाय, है ना? कल थैंक यू बच्चों, Thank you. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।